ठीक है, तो हमको एक चीज पता है कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स आती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जो कि एक छोटा सा एग्जाम है जिससे हमको केवल कॉलेजेस अलॉट होता है। ठीक है, इस एग्जाम की बात अगर मैं करूं तो इसके बाद वाली जो लाइफ होती है, विच इज योर लॉ स्कूल लाइफ, दैट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर करियर। इसमें this particular 12 to 35 is dragged for at least 1 to 1.5 to 2 months, depends upon your law school and the expertise of that particular teacher। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ये तुम्हारी एक कॉमन और जनरल ऑब्जर्वेशन भी होगी कि हर दूसरी जगह फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, ये चिल्लाते रहते हैं लोग। हैव यू गाइस नोटिस्ड दिस इन द कंट्री? यस भैया। यस भैया। ठीक है, यस भैया। तो ऐसा शायद ही कोई एक आध फंडामेंटल राइट छोड़ी होगी इन लोगों ने जिस पे टूटना पड़े हो। ठीक है, एक तो बहुत कॉमन सी है, सबसे कॉमन फंडामेंटल राइट जिसको हर जगह घेरे में ले आते हैं ये लोग, तुम्हें पहले भी बताया कौन सी है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो नहीं, कहीं भी वो सप्लीमेंट चिपका देते हैं उसको। फ्रीडम ऑफ स्पीच। नहीं, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 90। आर्टिकल 21। 21 है वो। 21। ये जो फंडामेंटल राइट है, ये इतनी ज्यादा आर्बिट्ररी थी, इतनी ज्यादा एम्बिगुअस थी कि इसकी ही हर साल एक 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 एक, एक क्लैरिफिकेशन आते आते कम से कम 30 40 50 क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, अलग अलग तरीके की इसमें डिविजन हो चुके हैं। एंड राइट टू लाइफ क्या होगी? अगर मुझे बाहर कोई चिल्ला रहा है तो उससे मेरी जिंदगी हैम्पर हो रही है, कोई मेरे डोर पे नॉक कर रहा है तो उससे मेरी जिंदगी हैम्पर हो रही है, ये हो रहा है तो इससे हो रही है, वो हो रहा है तो उससे हो रही है, जम्मूरी मैदान में कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया, वो स्टेशन का इनॉग्रेशन, उससे मेरी जिंदगी हैम्पर हो रही है, हर चीज लग गई इसमें। ठीक है, तो दिस बेसिकली इंटेल्स ऑल ऑफ योर, तुम मतलब अगर कोई ढंग के लॉयर हो, ठीक है, कल को तुम लोग भी बनोगे, तो तुमको ये प्रूव करना आना चाहिए कि हम हर जगह घेरे में कैसे लेके आऊँ राइट टू लाइफ। हमको कॉलेज में यही सिखाया, जो कि तुम्हें भी प्रिपरेशन के टाइम पे तो ये वाली साइड दिखाई जाती है कि होती क्या है, हमको ये सिखाते हैं कि घेरे में लाएं कैसे इस चीज को। ठीक है, वो चीज तुमको बाद में सिखाएंगे, सीखने की जरूरत भी नहीं। ठीक, तो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 12 फर्स्ट, यहां से चालू करते हैं। आर्टिकल 12 जो है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट, देखो तुमको अब ये पता है कि फंडामेंटल राइट्स जब भी आएंगी सीन में, एक ना एक पार्टी कौन होगा? स्टेट। ठीक है, हम सरकार से ही बात करते हैं हर दूसरी चीज पे, आपने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, हमारा अधिकार। ठीक है, डू यू ऑल अग्री के हमको स्टेट की डेफिनेशन तो क्लियर हो पहले, तो सरकार है क्या, किसको बोलेंगे हम स्टेट? यस भैया। यस भैया। तो दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट के व्हाट इज स्टेट। सरकार असली में है क्या, हमको वो तो पहले जानना पड़ेगा। कुछ भी चालू करने से पहले तुमको लॉ क्या होता है पहले वो तो पता लगेगा, कि तुम ऐसे ही लॉ स्कूल चालू कर दोगे, है ना? इस पे केस करने वाले हो, क्या होने वाला है आगे, वो पहले अपन समझो। ठीक है, एक इसमें केवियट ये आता है कि दिस डेफिनेशन जो भी हम पढ़ेंगे, 4 पॉइंट है, 4 तरीके के लोगों को हमने सरकार बोला है, स्टेट बोला है, दीज आर ओनली एप्लीकेबल टू पार्ट 3 एंड 4। 3 एंड 4 में क्या दिया? फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। भैया डीपीएसपी ड्यूटी में क्या है भाई? 4 में 4A है, उसको भी मान लो चलो 4 के अंदर, तो पार्ट 3 और 4 में ड्यूटीज तो वो तो ऐसी ही है। ठीक है, डीपीएसपी और ड्यूटीज इसमें कोई खास सीरियसली लेता नहीं कोई देश में। पार्ट 3 एंड 4 में बेसिकली हमने ये स्टेट की डेफिनेशन लगाई है। जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इनको आप स्टेट बोलते हो, उसको हम पार्ट 3 एंड 4 में उसी हिसाब से समझेंगे कि अच्छा अगर मैंने एक सेंटेंस में स्टेट यूज कराया तो दिस इज द यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। पहली चीज, स्टेट कौन होगा? स्टेट होगी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक चीज ये होगी। दूसरा कौन आएगा स्टेट में? हमने सेंटर की बात कर ली, तो अगला कौन होगा?
state government and legislature. All local bodies जो गवर्नमेंट की हो. अब देखो तुमको यहाँ तक कोई एम्बिग्युइटी दिख रही है किसी भी तरीके की? गवर्नमेंट बोली तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट बोली तो सबको पता है किसकी बात हो रही है, ठीक है. यहाँ पे सरकार बोली तो स्टेट्स की सरकार एंड स्टेट की गवर्नमेंट्स. देन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स बोला तो ठीक है, हमको पता है कि किसकी बात हो रही है. लोकल अथॉरिटीज बोली तो इसमें कोई एम्बिग्युइटी दिख रही है? नहीं. ये भी वही है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ पर्टिकुलर सिटीज, स्टेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है. यहाँ पे कोई एम्बिग्युइटी दिख रही है 3 पॉइंट तक तुमको कि किसी विवाद का कुछ पॉइंट बन सकता है? लग रहा है? उसके लिए नहीं जनरल भैया। क्लॉजेस दिए तो हुए हैं, नहीं लग रहा भैया. डिफाइन करे. प्राइम ऑफ एसे की बात हो रही है, अभी इतने अंदर मत घुसो. प्राइम ऑफ एसे एट फर्स्ट साइट तुमको दिख रहा है? नहीं. अब नहीं भैया. अब दिख रहा है? दिख रहा है भैया. हाँ भैया. दिख रहा है भैया। तुमने कुछ बोला इसमें? अदर का मतलब क्या? तो इसमें जितनी भी महाभारत 30-40 सालों में हुई है वो इस चौथे पॉइंट पे हुई है. यार अदर अथॉरिटी में ये आएगा कि नहीं आएगा, इसमें वो आएगा कि नहीं आएगा. अब जैसे तुम लोग हर बार भैया पोर्टल नहीं चल रहा, पोर्टल नहीं चल रहा, ये मेरा बता दो, मेरा बता दो. यहाँ पे हर दूसरा बंदा केस लेके पहुंच जाता है सरकार के पास कि मेरी अदर अथॉरिटी में आएगी कि नहीं, मेरा बता दो. ठीक है. ये इन्होंने कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं करी, बीच में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लेके आए, लेकिन वो भी उसमें भी अभी बहुत सारे केसेस आते जाते हैं. ठीक है. पहले जब इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसको तो ऐसे ही पटक दिया था. हर दूसरा बंदा कोई हमारी यूनिवर्सिटी इसमें आएगी कि नहीं, हमारा एयरपोर्ट इसमें आएगा कि नहीं, हमारा ये वाली अथॉरिटी इसमें आएगी कि नहीं, ये वाला ट्रस्ट इसमें आएगा कि नहीं, सब लोग यही लेके पहुंच जाते हैं. ठीक है. अब इसमें पहला केस जो था, केस तुमको एक पढ़ना है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस. तुमको सब्जी वाले की आवाज तो नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? आई थी भैया, चली गई. आई थी. हाँ, इग्नोर मारना उसको, मेरी आवाज पे ध्यान दो. मैं भी भारत देश में रहता हूँ, मैं अभी तक गया नहीं बाहर. ठीक है. तो शांता भाई, ठीक है, इन्होंने ये पूछा कि इनका कुछ वो हुआ था डिस्प्यूट. दिस वाज विथ हर यूनिवर्सिटी. तो शी आस्क्ड कि वेदर द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इज इट अ स्टेट और नॉट. ये लेके गई ये कोर्ट ऑफ लॉ में. क्योंकि ये इसने क्यों पूछा? क्योंकि दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मद्रास यूनिवर्सिटीज एक्ट. ठीक है. तो हमने एक कॉमन सेंस से क्या पढ़ा था कि कुछ भी अगर एक लीगल प्रोविजन या स्टैट्यूट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेट की बॉडी, वो सरकार की कहलाई जाती है. ठीक है. अगर इस केस में ये बोलता कि नहीं है तो तुम्हारे आज की तारीख में सारे के सारे ये भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं कहलाते. अगर ये बोलता कि हाँ स्टेट है, तब हम बोलते कि ये सारे के सारे एनएलयूज भी गवर्नमेंट बॉडी है. तुमको क्या लगता है इसमें क्या बोला? भैया होगा स्टेट. मैं बोला नहीं. इस केस में उसने बोल दिया कि वो स्टेट नहीं है, मतलब हमारे एनएलयूज भी स्टेट नहीं. बताओ. अब इसके बाद आया एक और केस जिसका नाम है इस केस को तुम याद कैसे रखोगे? तुमको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जब भी राजस्थान में कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो उनके पूरे स्टेट की लाइट बंद कर देते हैं.
ये राजस्थान वाले लोगों को पता होगा, अगर वो हाँ माइक भैया, अभी जो पेपर हुआ था उसमें हुआ था, है ना, उसमें राजस्थान वाईफाई वालों को पता होगा जो नेट लोग भी यहाँ बंद पे कर दिया बैठे था। हैं। ठीक है, इनके स्टेट में कोई भी एग्जाम होता है तो वो पूरी बत्ती गुल हो जाती है स्टेट की। पता नहीं, ये सरकारी एग्जाम होता है ना, आदमी अंधेरे में बैठा हुआ, इतने एग्जाम ले लिए सरकार ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसलिए इनका थोड़ा चर्चे में रहता है। ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियसली मेरी मीटिंग चल रही है, पता चला मैं उस पर $1 बिलियन अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लाइट चली गई क्योंकि तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तो मैं उसको अंटे में जरूर लूंगा। इस बात पे तुमने ये करा, मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गई, मैं पैसे नहीं कमा पाया, तो मैं अपनी फैमिली के लिए रोजगार नहीं ले पाया, फिर मैं उसकी वजह से मैं गरीब रह गया और फिर मैं राइट टू लाइफ लग गई मेरी। ठीक है, तो मैं कहीं भी घेरे में ला सकता हूँ राइट टू लाइफ। तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे राइट टू राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को याद रखना है। पहली चीज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही क्यों, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दी कैसे याद करनी। ठीक है, और तुमको एक चीज पता है कि राजस्थान की मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती, बीकानेर मिष्ठान भंडार कहीं कहीं देखा होगा तुमने। हाँ भैया। हाँ भैया, अभी नया खुला है कानपुर में। तुमको पता है हल्दीराम कहाँ से चालू हुई थी? बीकानेर से, वहीं से चालू हुआ था, वहीं का है। क्या तुम्हें मिठाई और राजस्थान रिलेट हो रहा है? यस जी भैया। क्या तुम्हें ये नाम हलवाई जैसा लग रहा है? यस भैया। हाँ भैया। ठीक है, वो हाँ होगा भैया। कुछ भी, लेकिन हमें याद रखने के लिए कुछ भी बनाना पड़ेगा। तो समझ लो मोहनलाल हलवाई है। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। यस। ठीक, तो अब इस केस में क्या बताया गया कि जो रूलिंग आई इस केस में वो ये बोली कि ऑल द बॉडीज created by any law ये जहां भी मैं FR लिखूं तो तुम क्या समझोगे? फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट। ठीक है, भैया ये सेकंड कंडीशन है, हैज द पावर टू अफेक्ट द फंडामेंटल राइट। क्या? नहीं भैया, मतलब जैसे कंडीशन रहती होगी ना, फर्स्ट कंडीशन ये कि लॉ पास होने से क्रिएट हुई, और सेकंड कंडीशन फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर पा रही है या नहीं। नहीं, मैं समझा रहा हूँ, पहले लिखना। देखो, सबने लिख लिया हो तो मुझे बता देना, लिखिए। अनम्यूट करके डन चिल्ला लिख लिया भैया। लिख लिया भैया। हो गया भैया। डन हो गया भैया। ठीक है, सबका हो गया, मेजोरिटी अज्यूम कर लूं? हाँ एक भैया। मिनट भैया। हाँ भैया। हाँ, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, 1 मिनट का। एक मिनट से पहले हो जाए तो बता देना। हो गया भैया। हो गया भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो हाँ, चलो वो क्लास के बाद में बताऊंगा। आज शाम को एक वो कैप की क्लास रखवाई। ठीक, तो मुझे याद दिला देना, कुछ बताना है इस बारे में। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल जो है, ये एक केस था। हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैसे याद रहेगा कि राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जाती है, फिर मोहनलाल साउंड्स लाइक हलवाई, तो मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी होती हैं राजस्थान की। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला गया कि बॉडीज, पहली बात, बॉडीज मतलब एनी
काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इट कैन बी योर लोकल इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी योर कॉलेज, इट कैन बी योर यूनिवर्सिटी, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इसकी बात हो रही है नॉर्मल, वो बायोलॉजी वाली बॉडीज की बात नहीं, समझ रहे हो। क्रिएटेड बाय एनी लॉ passed via the constitution। अब अगर मैं XYZ प्रिवेंशन एक्ट बनाता हूँ, ABC प्रिवेंशन बिल बनाता हूँ, ABC अपलिफ्टमेंट एक्ट बनाता हूँ, तो मैं किसके अंडर बना रहा हूँ? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। मुझे पावर कौन दे रहा है बनाने? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है ना? कॉन्स्टिट्यूशन। तो देश में कुछ भी बन रहा है, तुम ये अज्यूम ही कर सकते हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही बन रहा है। उसको हम फर्स्ट कंडीशन वैसे भी नहीं मान सकते। इकलौती ही कंडीशन है जो कि आगे आगे पढ़ेंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं कि वो स्टेट होगा, क्योंकि कुछ भी बनता है जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसके पास पावर होती है कि वो अफेक्ट कर सके एक फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये किसके अंडर बन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकता है? पावर है उसके पास इतनी, करे नहीं करे वो तो बात की बात है, लेकिन कर तो सकता है ना। बात समझ में आ रही? हाँ हाँ भैया। हाँ भाई। हाँ ठीक है। भैया। तो कोई भी चीज जब वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेगी तो क्या हम उसको स्टेट बोल सकते हैं? इन्होंने बोला बिल्कुल बोल सकते हो, और वो अदर अथॉरिटीज के अंदर तुम कंसिडर कर लेना। इन्होंने अब एक तरीके से डेफिनेशन दे दी कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी। जब भी कोई बॉडी किसी लॉ को पास करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी है, तो ये तो चलो उसकी एक तरीके से ये हो गई अपनी रीजनिंग, ठीक है। हमको तो ये चीज देखनी है कि हाँ, अगर ये ओके चेक हो गया कि हाँ, पहली चीज तो हो गई अपनी पक्की कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई लॉ पास करके कोई एक्ट बनाए, हाँ ठीक है। क्या हम उसको अब अदर अथॉरिटीज में कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या वो स्टेट कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिविजुअली एक एक एक्ट पास करके बने? हाँ मैं जी भैया। NLUO की बात करता हूँ। NLUO was passed हाँ जी भैया हुआ। in 2008 एक्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा एक्ट 2008। ये पास हुआ, ये स्टैट्यूट बना, उसमें सब दिया है कि इसको गवर्न कौन करेगा, इसका चांसलर कौन होगा, इसकी हाई कोर्ट से इसकी रूलिंग चलेगी, वाइस चांसलर कैसे अपॉइंट होगा, कितने बच्चे होंगे, क्या होगा, सब होगा, वो उस एक्ट में दिया हुआ। तो क्या मैं NLUO को एक स्टेट मानूंगा? हाँ भैया। यस भैया। Yes. भैया। अगर मैं इसको स्टेट नहीं मानता ना, तो मुझे प्रोटेस्ट करने की राइट भी नहीं मिलती, ठीक है। तुमने एक चीज सुनी होगी कि हॉस्टल्स के ऊपर काफी विवाद हुआ था NLUO में, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, अगर तुमको थोड़ा बहुत सुनाई दिया तो। हाँ भैया आपने बताया था। हाँ, मैं नहीं बताया था, ठीक है। तो इसमें जब प्रोटेस्ट हुई, प्रोटेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में होती है? बिल्कुल नहीं होती। करने ही नहीं देंगे, बाहर निकाल के फेंक देंगे। पहली बात तो सरकारी कॉलेज में ही होती है। सरकारी में क्यों होती है? क्योंकि उनको स्टेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। प्रोटेस्ट हुई, हमने क्या बोला कि हमारी राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है क्योंकि हमको ढंग की लिविंग कंडीशंस नहीं मिल रही, कुछ रूम्स में सीलन आ रही है, तो हम ढंग से सांस नहीं ले पा रहे, हमको बीमारियां हो रही है। तो फंडामेंटल राइट कौन सी अफेक्ट हो रही है? राइट टू लाइफ। ठीक है। Right. अगर ये SLS होता, निर्मा होता, UPS होता, कोई घंटा सुन रहा था मेरी? बाहर में जाओ, राइट टू लाइफ, बाहर निकलो, ठीक है। अब तुमको चीज समझ में आ रही है कैसे चलती? किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। आगे चल सकते हैं? हाँ भैया। हाँ भैया। यहाँ पे खत्म होता है अपना आर्टिकल 12। सबको समझ में आ गया? हाँ भैया। अब चलते हैं आर्टिकल 13 पे। क्या हुआ? कौन क्या कर रहा है? हाथ क्यों उठा रहे हो? क्या हुआ? आर्टिकल 13 जो है, हमको एक चीज पता है
कि एक अगर बीच में मैं डिवाइडिंग लाइन खींचूं, इस तरफ रखूं मैं स्टेट, इस तरफ रखूं मैं फंडामेंटल राइट्स, तो डू यू ऑल अग्री कि ये जो चीजें हैं ये हमको इसके अत्याचारों से बचने के लिए दी गई? हाँ भैया। हाँ जी भैया। क्या ये सबको ये कंसेप्ट क्लियर है? हाँ भैया। एक बार फिर से बताना भैया। यस भैया। फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं ये हमको स्टेट के अत्याचारों से बचने के लिए दी गई, कि कल को स्टेट कुछ भी चाहे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, स्टेट डिक्लेयर कर दे दिस इज अ हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र हो गया, तो क्या यहाँ पर वो रिलीजन वाली फंडामेंटल राइट्स लग जाएंगी सारी? इसने बोल दिया कि ये भारत हो गया हिंदू राष्ट्र और सारे मस्जिद को गिरा दो, सारे चर्चेस को गिरा दो, सारे गुरुद्वारों को गिरा दो, सारे जैन टेम्पल्स को गिरा दो, सबको गिरा दो, केवल हिंदू मंदिर बचे। ठीक है, केवल मंदिर बचेगी। तो क्या अब बाकी लोग अपनी फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं? हाँ जी भैया। हाँ भैया क्या वो सेक्युलरिज्म वर्ड पे खेल सकते हैं? यस बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए अगर ये नहीं होती, मान लो सीन ही खत्म, भाई सेक्युलरिज्म वर्ड डायरेक्टली तो नहीं है ना फंडामेंटल राइट्स में? डायरेक्टली नहीं है लेकिन उसी को, हाँ एसेंस वही है उसका। हाँ वो जो अपने बीच में शायद 27 या 28 में दिया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो वही है उसको, जब उसको यूज करते हैं तब हम सेक्युलरिज्म को असली में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि यू हैव द फ्रीडम टू प्रोपगेट और कम्युनिकेट और वो सब सारा, एनी काइंड ऑफ रिलीजन, वो सब। वो फ्रीडम क्यों मिला है? क्योंकि हम एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन वाले देश नहीं। ठीक है, अब मान लो मैंने सीन में से फंडामेंटल राइट्स हटाई दी, ये एक इंडिविजुअल है, इसका नाम है शिवांश। अब सरकार ऑर्डर पास करती, ये रहता है यूपी में, सरकार ऑर्डर पास करती है कि यूपी से जितने लोग हैं सबका हो जाना चाहिए मर्डर। कब तक? कौन सी डेट है बेटा, इस दिन क्या है? हाँ, तो मर्डर पेपर करना देने है पहले पहले कि कर दो। पेपर देने के बाद? नहीं, पहले भाई कंपटीशन कम करना है उनको, यूपी से बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो इन सबका हो जाना चाहिए मर्डर। ठीक है, ये स्टेट ने बोल दिया। अब इसके पास केवल कुछ चीजें हैं, लाठी, कट्टे, पत्थर, बस। लेकिन इफेक्टिव चीज क्या होती इसके पास अगर होती, जो कि इसके पास नहीं है, सरकार ने रखी नहीं, हमारे देश में ही। ठीक है, तो क्या ये आज नहीं तो कल मारा जाएगा? हाँ भैया। यस यस भैया, मारा जाएगा। मान लो 8 में मारा हो जाएगा। गया, हम लोग खड़े हैं 9 मई 2022, शिवांश मारा जा चुका है। क्या उसके परिवार वाले क्लेम कर सकते हैं कि तुमने जो भी किया गलत किया? नहीं भैया। ना नो नहीं वो भैया, मोरल ग्राउंड नहीं पे कर गलत था, ये था वो था, तुम किस हक से बोल सकते हो गलत था? तुम्हारे पास कोई फंडामेंटल फंडामेंटल राइट राइट ही दी है नहीं है। सरकार ने? नहीं, कुछ नहीं दिया ना। तुम इसका जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हो ना कुछ करवा सकते हो, तुम किसी भी लायक नहीं बचे अगर फंडामेंटल राइट्स हट गई। Now, are you all getting the gravity of this particular right, of this particular part of constitution? कितना important हो जाता है? मतलब स्टेट के आर्बिट्ररी रूल्स और उनकी मनमर्जी तानाशाही से बचने के लिए फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। जी, अगर आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो तो स्टेट डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए ही स्टेट ने ही आपको अपने आप से बचने की राइट्स दी। जी, जैसे नॉर्थ कोरिया में नहीं है। नॉर्थ कोरिया में तुम तो तारीख भी नहीं बताएगा पहले ही मार। भैया बट कोई इंडिविजुअल भी तो किसी का राइट वायलेट कर सकता है। तो
तो इंडिविजुअल को सजा भी तो मिलती है। ओके राइट। यहाँ तो सरकार को कुछ मिल ही नहीं रहा था ना। अब हाँ ऐसे तो तुम मेरे घर आके भोपाल में मार सकते हो, मैंने मना किया, तुम मार भी दोगे तो फिर मेरे मरने के बाद तुम जिंदा थोड़ी बचोगे, वो भी तो बात है ना। भैया जैसे अगर इस केस में जैसे स्टेट ने कहा तो मतलब पुलिस वाले ही होंगे ना ज्यादातर जो मारेंगे, तो भैया इंडिविजुअल पे भी तो कार्रवाई हो सकती है। तुमने टॉर्च में एक चीज नहीं पढ़ी थी, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी वाला लग जाए। हाँ सोवरेन। वो तो अपना काम कर रहे हैं यार। हाँ जी भैया, ठीक है। ठीक है हाँ। भैया हम्म लेकिन कस्टोडियल डेथ्स तो अभी भी होती है। कस्टोडियल डेट्स की जस्टिफिकेशन दे देते हैं ना, वो अगर जस्टिफिकेशन ना दे पाए तो वो भी क्राइम है। ठीक वो है। प्रूव भी हो चुका है, ऐसी बात नहीं, कुछ केस में भी प्रूव भी हो जाता है कि मारा ही है। कस्टोडियल डेट तो आधी सरकारी करवाती है। तुमने उसका नाम नहीं सुना था, यूपी का कौन था, कानपुर का, वो मिश्रा, विकास दुबे। विकास दुबे। विकास दुबे। भैया एक बहुत केस हुआ था तमिलनाडु में, बहुत कंट्रोवर्शियल, जो अभी कोरोना के टाइम पे। फादर एंड सन। जयराज नहीं बेनिक्स ऐसा कुछ था। हाँ, जयराज एंड बेनिक्स। मुझे तो ये वाला याद है, ये सबने सुना है। हाँ टीवी भैया। में ठीक है। ये कहाँ आया आप था, ही शहर में था, आपको तो याद होगा ही। इसको लेके आए थे भोपाल, इसको कहाँ उज्जैन। मार दिया, भोपाल के आउटस्कर्ट्स में। ठीक है, नहीं कहानी भैया, पता है। भैया भोपाल में आ गया था भक्के, इसे भोपाल से वापस लेके जा रहे थे। कानपुर लेके जा रहे थे, कानपुर के बीच रास्ते आउटस्कर्ट्स में में हुआ है। ठीक है, इसका क्या कर दिया, एनकाउंटर। ये तुमने जॉली एलएलबी 2 तो देखी होगी सबने। हाँ जी हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ सीन याद आ गया। बिल्कुल। ब्रिज पे जब हाँ। गाड़ी आएगी तो वो हाथ से बंदूक छीन के भागेगा, तो हम उसका एनकाउंटर करेंगे और उस एनकाउंटर को Yes. हम एज अ सेल्फ डिफेंस बता देंगे। हमने एक पुलिस ऑफिसर को शॉट करके वो ऐसा सीन पुट कर दिया कि वो सेल्फ डिफेंस था, समझ गए। हम वो जो लोगों वहां ने तो दिखाई गई लाइव थी वो देखा है। सच्चाई थी, वो सच्चाई है। ठीक है, तुमको ना पता हो तो वो सच्चाई है। तो भैया लोग ऐसी जुडिशियल सिस्टम का मजाक बना देते हैं। जी हाँ, Obviously. ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ गवर्नमेंट भी तो ऐसे ही मारते हैं। क्योंकि मेरे पापा पुलिस हेडक्वार्टर में डीएसपी है, तो मुझे अंदर का सारा पता है। तो इस केस में भी क्या हुआ था वो भी पता है। भैया आपको रिकॉर्डिंग में एडमिट नहीं करना चाहिए। हाँ, तो मैं तो ये बोल, मेरे पापा थोड़ी कुछ कर रहे हैं, मैं तो अंदर की बात बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग कौन देख रहा है, सक्सेस बोर्ड का बच्चा, उसको ज्ञान से मतलब, तुमको रियलिटी कौन बताएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि ये हो गया एक एनकाउंटर। वो सबको पता है यार, एमपी में सबको पता है वो एनकाउंटर था। और वो क्या था, उसका जस्टिफिकेशन अभी तक किसी को वैलिड नहीं लगता। वो तो ये था कि पापी के पाप का घड़ा भर गया तो उसको उड़ा दो, यही लॉजिक दिख रहा है अरे लोगों को। वो हम लोग को बहुत कुछ मालूम था, बट क्या करें, बोल थोड़ी यार सकते ये हैं। एनकाउंटर होंगे तो फिर बाद में हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। यही होता है, क्या होता है कि ना पहले जब पुलिस ऑफिसर्स वो करने लग जाते हैं ना कस्टोडियल डेथ, उसके बाद क्या होता है, एक्सटॉर्शन शुरू कर देते हैं वो। जैसे सचिन वजह के केस में हुआ था, अंबानी के घर के बाहर उसने जिलेटिन स्टिक्स रख दी थी, क्योंकि वो इतना बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया था। अंबानी के घर के बाहर तो कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। हाँ तो हर भैया, दूसरे दिन कोई बॉम्ब मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा। घर से निकलने के पहले पैसे दे दे तो हम हटा दे तो तेरी गाड़ी निकल जाए। तो वो तो उसके साथ चलता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ले ले यार, कौन सा मेरा, वो तेरे जितना तू लेगा उतना मैं 2 दिन में कमा लूंगा, तो लो तुम भी अपना पेट भरो, हमें एक्सटॉर्ट करते करते। वो भी केस वेस नहीं करता। ठीक है, तो अब इस पे चलते हैं। बेसिकली इसके 2 प्रोविजंस है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ये किस पे डील करता है कि जो 26 जनवरी 1950 के पहले के लॉस थे, और ये किस पे डील करता है, जो 26 जनवरी 1950 के बिफोर आफ्टर से मेरा क्या रेट्रोस्पेक्टिव मतलब है। रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ, इसमें बिफोर आफ्टर से मेरा क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का एसेंस क्या है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का एसेंस जो है वो अपने नोट्स में बड़ा बड़ा लिखो, और वो पूरे
फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी अगर कुछ भी बनता है देश में तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो जाता है, विच इज एनी लॉ इन डेरोगेशन, ये इन और डेरोगेशन अलग वर्ड है, ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। अच्छे से लिखना है, हाईलाइट करके दिख जाना चाहिए तुमको, अगर तुम 10 साल बाद भी अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो। इसका मतलब क्या है वो समझो। स्टेट से बचने के लिए मैंने फंडामेंटल राइट्स तो रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इतना हम सबको पता है। अनम्यूट करके जरा हाँ 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 बोलते जाना, तो मैं आगे बताता हूँ। हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। हाँ भैया। अब हमने स्टेट से बचने के लिए फंडामेंटल राइट्स तो रखी है। ये हो गया स्टेट, ये हो गई फंडामेंटल राइट। अब अगर आज की डेट क्या है, आज मान लो 26 जनवरी 1950, यहाँ तक मुझे फंडामेंटल राइट तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे उसने 27 जनवरी को ही एक ऐसी वो बना दी जो कि फंडामेंटल राइट में से उसने एक राइट गायब कर दी। तो कोई भी लॉ अगर ऐसा बनता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में, डेरोगेशन का मतलब पता है तुम्हें, वॉयलेशन उसको वायलेट कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है, तुमसे वो छीन रहा है तुम्हारे अधिकार, ठीक है, या फिर इन कॉन्सोनेंस भी बोल सकते हैं। अगर वो इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल राइट्स देन इट शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड, क्योंकि तुम्हारा एसेंस है फंडामेंटल राइट। हम आगे जाके जब पढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी केशवानंद भारती की, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो फंडामेंटल राइट का। तो उसको अगर हम उसी को अगर डेरोगेट कर दिया तुमने किसी लॉ को बना के, तो यार वो तो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स ही लगी थी जो कि फार्मर प्रोटेस्ट में वो लोग 1 साल से बैठे हुए थे, जो कि कल 3 लॉज को वापस ले लिया गया। क्या तुमको पता है? हाँ हाँ जी भैया। भैया। तुमने नोट्स बनाए उसके? हाँ भाई, पहले बनाए हुए हैं। अबे ठीक है, तो आज क्या सेशन है शायद उसमें, है। क्विज है भैया, क्विज है। ठीक ठीक। तो यही बात है कि हर जगह कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट है। मैं कोई भी लॉ अगर ऐसा बनाऊं कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो वॉइड होगा। ये पूरा कंसेप्ट तुमको समझ में आ रहा है आर्टिकल 13 का? भैया डाउट है, बताओ। भैया अगर हम कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो एफआर के वायलेशन में हो, तो हम फिर उसको एडिट कैसे करेंगे फंडामेंटल राइट्स? मतलब अगर हमें कोई फंडामेंटल राइट हटाना हो तो वो कैसे हटाएंगे? नहीं हटा सकते, तुम छू भी नहीं सकते। तुम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो अगर वो उसी फ्लो में जा रही है। देखो, फंडामेंटल राइट जो है तुम उसको एक नदी मानो जो कि किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर, ठीक है। तुमने एक है ऑब्जेक्ट ए, एक है ऑब्जेक्ट बी, ये भी अमेंडमेंट है, ये भी अमेंडमेंट है, या फिर ये भी कोई लॉ है, ये भी कोई लॉ है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, ये ऐसे तैरता है, और इस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, ये ऐसे तैरता है। तो तुम इसको डालोगे तो क्या होगा, उल्टा तैरेगा, ठीक है, हाँ है ना। हाँ भैया। इसको डालोगे तो इसी के फ्लो के साथ वो सीधा चला जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सही जा रहा है, फ्लो के साथ चला गया। और यहाँ पे जब ये नीचे आएगा मतलब उल्टा तैरेगा, तो यहाँ भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा और ऑब्जेक्ट का कुछ भी नेचर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लस अलाउड ही नहीं है दूसरी तरफ जाने वाली चीज डालना। तो these are called in consonance with fundamental right, this is called in derogation with the fundamental rights। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। कुछ भी चीज जो फंडामेंटल राइट्स के फ्लो में जा रही है वही वैलिड होगी देश में, वही अमेंडमेंट्स वैलिड होंगे। तुम्हें अमेंड करनी है ना फंडामेंटल, ऐसा तो है नहीं अनटचेबल है फंडामेंटल, तो उसको तुम छू ही नहीं सकते। तुम उसको छू सकते हो लेकिन केवल वो चीज डाल सकते हो उसमें जो कि उसी फ्लो ऑफ थॉट में जाए। तुमने उसका एसेंस खराब कर दिया यार। राइट टू लाइफ में तुम है ना किसी को भी चाकू तो मार सकते हो लेकिन बंदूक नहीं मार, अरे तो यार राइट टू लाइफ कहाँ बची पे? बात समझ में आ रही? नहीं आ रही तो भी बता दो भैया फिर इमरजेंसी प्रोविजंस भी रॉन्ग है, वो नहीं होने चाहिए।
उसमें राइट टू लाइफ जा रही है। लेकिन बाकी फंडामेंटल राइट्स तो हो ही रहे हैं ना सस्पेंड। वो तो यूनिटरी नेचर ऑफ द स्टेट हो गया। सस्पेंड नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के लिए उनको रोका गया है, तुमको मिलेंगे नहीं, परमानेंट सस्पेंशन नहीं है, टेम्पररी खाली उसको टेम्पररी ब्लॉकेज है वो। ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, और उनके हिसाब से वो केस पे आने दो ना, एक बार जब वो हुआ था, इमरजेंसी भी पढ़ेंगे, इमरजेंसी क्या होती है, कब लगी थी, क्या हुआ था, वो भी पढ़ते हैं आराम से, लेकिन फिलहाल इस पे ध्यान दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 1 जो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बनाई है एक डॉक्ट्रिन जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका बेसिक मतलब क्या है? दिस इज अ बेसिकली फिल्टर थोड़ा नीचे ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग समझ में आए। एक्लिप्स एंड सर्वरेबिलिटी, एक्लिप्स पे भी आएंगे। ये हो गया अपना एक फिल्टर, यहाँ पे लगा हुआ है ये फिल्टर, वो पेपर, ठीक है। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 वो क्या करता है कि ऑल ओल्ड लॉज, ये एक प्लेट में रखे हुए हैं, ऑल ओल्ड लॉज, ये है पुराने लॉज जो भी थे। ओल्ड लॉज का मेरा क्या मतलब है, कब से पुराने? 26 जनवरी Before inaction. जनवरी 19। ये इसके पहले पोस्ट वाले, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो गई। इसको क्या करता है, इसको उठा के डालता है इसमें फिल्टर में। मैंने इतने सारे डाले, लेकिन जो भी फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट्स में थे, यहाँ से निकले केवल 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो भी निकल रहे हैं यहाँ से, डाल में इतने सारे रहा हूँ, ये जो इतने सारे निकल रहे हैं, जो यहाँ पर ऊपर रह गए उनको मैं कर दूंगा सेपरेट, अलग कर दिया, और ये जो भी बचा है पूरा सेट, दिस विल कंटिन्यू आगे। ये आगे एज इट इज रहेंगे। अब जो ऊपर रह गए इसका क्या करेंगे, इसके लिए हमने लगाई एक्लिप्स। हाइबरनेशन पे भेज देंगे इनको। इनको बोलेंगे बेटा या तो तुम पूरी तरीके से स्ट्राइक ऑफ हो जाओ, या तो तुम हाइबरनेट हो जाओ, बेसिकली इनएक्टिव। अब मुझे एक बात बताओ, एक कोई एक्ट, ठीक है, इस एक्ट में क्या हुआ कि 10 प्रोविजंस थे, मतलब सेक्शन 1 to 10, ठीक है, इसमें से 9 खराब है, तो इसमें बचा ही क्या फिर? एक अच्छा थोड़ी लगेगा। तो एक्लिप्स का मतलब है टू हाइड, छुपा दो, इनएक्टिव कर दो, लेकिन हटाने की जरूरत नहीं। और सेवरेबिलिटी का मतलब है सीवियर करना। क्या होता है किसी चीज को? छानना, रिमूव, या फिर बात समझ में आ रही है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या करता है? सेवरेबिलिटी ये प्रोसेस करता है पूरा। बात समझ में आ रही? कोई भी लॉ जो ऐसा है जिसको तुम्हें ये देखना है कि भाई प्रोसेस में डाल के देख लेते हैं एक बार कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स के उसमें है कि नहीं है, तो ऐसे उसको वो कंटिन्यू करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली तुम क्विक हील एंटीवायरस समझ लो उसको। तुम्हारी कोई भी फाइल है, तुम्हारे डेस्कटॉप पे सारे फोल्डर्स हैं, तुमने वो डाले, उसमें से जो है उसको वो क्वारंटाइन में भेज देगा, और जो उसको वो लग रहे हैं थोड़े हार्मफुल से या फिर सस्पिशियस से, बाकी सारों को वो आगे पास कर देता है। क्वारंटाइन में भेजना इज
डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में भेज दिया उसने। अब तुम यहाँ पे या तो स्ट्राइक ऑफ कर दो कंप्लीटली, या तो हाइबरनेट कर दो, या तो इनएक्टिव कर दो। ठीक है, ये चीज है एक्लिप्स की। ये अब देखो ये आ गए क्वारंटाइन के 5 आइटम, अब इनको छुपा दो यार। ठीक है, ये दो साथ में काम करते हैं। अब ये तो पहले बात हो गई ओल्ड लॉस की, कि हमने पहले क्या करा 26 जनवरी के। अब जब हम चलते हैं आर्टिकल, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पहली बात बताइए। हाँ हाँ भैया। भैया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पे। इसमें क्या बताया कि ये है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इसके बाद जो भी बनेगा उसमें क्या होगा, आप उसको अगेन वही प्रोसेस के थ्रू डाल के देख लेना। सही निकले तो ठीक है, पास कर दो, वरना पहली फुर्सत में पास ही मत करो। ठीक है, मान लो कोई वो बन रहा है, इसमें थे मान लो 12 लॉस। मोदी जी ने क्या करा, 3 को रिपील कर दिया, कितने बचे? 9। ये क्या कहलाएंगे, वैलिड के वॉइड? वैलिड। 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 ये हो गया वैलिड। क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है? बिल्कुल है। और ये दीज वर नॉट इन द कॉन्सोनेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तभी इसको हटा दिया। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने एक फिल्टर लगाया ना कि 12 में से फिल्टर लगा के देखो। सबसे पहले हमने क्या लगाया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, अब एक्लिप्स किस पे लगता है, जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे। हाँ, जब तुम नया बना रहे हो यार, तो तुम शेप तो कर ही सकते हो ना उसको ऑन द स्पॉट, हटा दो, एक्लिप्स लगाने की जरूरत क्यों पड़े। ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में केवल लगेगा सेवरेबिलिटी। ओके, बात समझ में आई? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक, अब हम थोड़ा इस पे केसेस वगैरह पे चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आया था कि क्या पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर है? यस भैया। अब मुझे कॉमन सेंस की बात बताओ, लॉज को पास कराना किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है लॉज को पास भी यही कराएगी, और ये जो क्वेश्चन उठा था इसका आंसर भी कौन करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। तो ये क्या चाहती हूँ, पावर पेमेंट। पावर मिलनी चाहिए ना उसको। आ रही बात समझ में? तुम लोग चुप हो जाते हो, तुम उस टाइम क्या करते हो, लिखते हो कि बिल्कुल ताकते रहते हो स्क्रीन, क्या करते हो? नहीं भैया, नहीं भैया, वो हमारे सर के एक बार ऊपर से फिर से जाता है जब समझाइए। समझाते नहीं भैया, लेकिन इसमें जो वो भी होगा ना, क्या नाम है, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू में चला जाएगा वो। ये फंडामेंटल राइट्स तो नहीं कर सकते हैं शायद। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, इस पे आएंगे वापस। इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अभी क्या है कि 1950 से लेके 1967 तक बिल्कुल चला रामराज। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो, जो वर्ड लॉ है कि पार्लियामेंट हैज लॉ मेकिंग पावर्स, इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट इंक्लूड द वर्ड अमेंडमेंट। लॉ डज नॉट इंक्लूड द वर्ड अमेंडमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने वो करा, काफी सारे केसेस में बताया कि, और पार्लियामेंट क्या कर सकती है। एक चीज ये भी बोली इन्होंने बहुत सारे केसेस में कि पार्लियामेंट
कैन अमेंड। पहला क्वेश्चन एक ये आता था, दूसरा क्वेश्चन एक ये आता था, ठीक है, कि क्या लॉ और अमेंडमेंट एक ही वर्ड है या अलग अलग है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 368 में अलग दिया है तो अलग ही रखो। फिर दूसरी चीज ये कि क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को? बिल्कुल कर सकती है, इन्होंने ये बोला 1967 में। फिर 1967 में क्या हुआ, काफी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया। आगे बोलो। स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ पंजाब, सॉरी, स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया होता है ना, सॉरी। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पहली बात तो 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला कि लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट। दस पार्लियामेंट ये हो गया ए के गोपाल में केस की बात, उन्होंने ये दो चीजों का वो बोल दिया। तो 1967 तक सारे जजमेंट में उन्होंने क्या बोला था कि इसका बिल्कुल उल्टा ही बोला कि नहीं, वो इंक्लूड नहीं करता और इसलिए पार्लियामेंट अमेंड कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके बाद क्या बोला कि यार वो इंक्लूड तो करता है और अब पार्लियामेंट इंक्लूड नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ इंक्लूड नहीं अमेंड, ठीक है। फिर उसके बाद आया 1971 में एक और केस, जिसके थ्रू क्या हुआ कि 24th अमेंडमेंट पास हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। उससे क्या ऐड किया उन्होंने, क्लॉज 4 डाल दिया उन्होंने एक आर्टिकल में, जिससे क्या हुआ, ये इन्होंने फिर पार्लियामेंट नहीं डाल दिया कि हम जब तक ये इफेक्टिव नहीं हो रहा, जब तक कुछ नहीं वो उसमें नहीं आ रहा है, अभी तो ये जजमेंट आ गया था, इफेक्टिव हुआ नहीं था। तो इसी बीच में 24th अमेंडमेंट डाल के उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पहली बात तो ये बोल दिया कि लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट। तुम्हारा पहला क्वेश्चन तो यही खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 1971 की बात। उसके बाद आया 1973। जब भी ये साल आए एज अ लॉ स्टूडेंट, तुमको केवल एक चीज याद आनी चाहिए सबसे बड़ी, क्या है वो? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बस। यूनियन ऑफ इंडिया। केशवानंद, अरे यार वर्सेस State of Kerala. इसमें क्या बोला गया? तुम लोग लिख लेते हो ना कि मैं जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ? लिख ले रहे भैया। अभी लास्ट में लिखो, आपसे रुकवाएंगे। लास्ट में रुकवाएंगे? पहले समझ लेने दीजिए भैया, समझना इम्पोर्टेंट है। 13 जजेस की बेंच बैठी थी, हम सबको पता है, ठीक है। इसने ये बोला कि पार्लियामेंट कांट अमेंड द
ये चीज बताई गई इसमें, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। अब हम चलते हैं 1976। किसका राज चल रहा था तब इस टाइम देश में? इंदिरा गांधी। कांग्रेस इंदिरा पार्टी। गांधी। कांग्रेस पार्टी। और आपको पता है मैडम कितनी चंड थी? उन्होंने क्या करा, उन्होंने टॉन्ट मारते हुए लिखा है अपने एक उसमें प्रॉपर पार्लियामेंट के सेशन में, फॉर द क्लियरिंग ऑफ डाउट्स। मैडम ने पहले टॉन्ट मारा अमेंडमेंट में, फॉर द क्लियरिंग ऑफ डाउट्स द 42nd अमेंडमेंट एडेड। ये तो प्रीएम्बल में हुआ था अमेंडमेंट, 3 शब्द डाले गए थे। अकेले प्रियमल में नहीं हुआ था वो। हाँ, उसकी but उसका जो इफेक्ट हर preamble जगह था, based- सब जगह हुआ था, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हाँ, हमने आर्टिकल 368 क्लॉज 5 डाल दिया है। 368 में क्या दिया हुआ, याद करने बोला था तुम लोग? दिस टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट ना, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट वाले उसने आर्टिकल में ये डाल दिया क्लॉज 5, ठीक है। क्लॉज 5 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट हैज वर्ड देखना तुम इंदिरा गांधी के, तो मैडम ने पूरी अपनी ढंग से ऐसी तैसी करवा दी, ठीक है। पार्लियामेंट जब चाहे तब कुछ भी कर सकता है। इमरजेंसी कब लगी थी? 1978। मैंने पूरा नहीं, भैया 75। 75। 75 में लगी थी। तब एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही थी इंदिरा गांधी की, जो बोल रही थी वो हो रहा था, देखना। फिर इसमें क्या हुआ, इसके ही 4 साल बाद आया एक और लैंडमार्क केस, which is called as एडियट जबलपुर, नहीं सॉरी, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया कि आर्टिकल 368 क्लॉज 5 is a dead letter law। याद रख लेना, 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बहुत एग्जाम्स में। कौन से केस में बोला गया? मिनर्वा मिल्स में। कब बोला गया? 1980 में। डेड लेटर लॉ किसको बोला गया? आर्टिकल 368 क्लॉज 5 को। अब आर्टिकल 368 क्लॉज 5 को और क्या बोलते हैं? डेड लेटर लॉ, ठीक है। ये सारे इंटरचेंज होकर क्वेश्चन बन सकते हैं। डेड लेटर लॉ बोला गया एंड दिस केस हेल्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पूरा, ठीक है। नाउ इसी केस में क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन was restarted। Another very important thing, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस में रिस्टार्ट हुई थी? कौन से केस में रिस्टार्ट हुई थी? मिनर्वा मिल्स में। आई किस में थी? केशवानंद भारती में। 10 बार चिल्ला चिल्ला के कमरे में आवाज गुंजा दो पूरे मोहल्ले में कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई कब थी? 1973 केशवानंद भारती गई। और रिस्टार्ट कब हुई? 1980 मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। आई बात समझ में? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस साल तानाशाही के चक्कर में खत्म हो गई थी।
1976. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अब हम ये देखते हैं कि अभी करंटली क्या सिचुएशन है। ये तो ऊपर नीचे इनका आपस में गेम चल ही रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे एक करेक्शन, ये नाम अलग है। गोकुलनाथ गोलकनाथ वर्सेस गोलकनाथ। पंजाब ना। हाँ ऐसा ना हुआ है। ये मैं अलग इंटरचेंज कर देता हूँ, वो तो अच्छा मेरे को टाइम से याद आ गया। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। AK गोपालन तो काफी बाद में आया, वो तो स्टेट ऑफ मद्रास है, AK गोपालन। ठीक है, कर लिया सबने चेंज? हाँ है ना, भी बोल दिया करो। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। नाउ 10 as of now parliament can amend any part of the constitution except what? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर। आ गई बात समझ में? आर्टिकल 13 क्लियर है? हाँ भैया। Where did they define the basic structure? Yes, this is their doubt. उन्होंने केशव भारती केस में ही डिफाइन किया था बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। बेसिक स्ट्रक्चर में पहली चीज थी प्रीएम्बल, दूसरी चीज थी फंडामेंटल राइट्स, और इसके अलावा एक दो प्रोविजंस और थे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में लिए गए थे। ठीक है, ये केशवानंद भारती में उन्होंने करा था केस में। बेसिक स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन किया था कि क्या है, ऐसे एम्बिगुअस थोड़ी छोड़ देंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ नहीं डालें फिर तो पार्लियामेंट। ठीक है, पूरा प्रॉपर डिफाइंड है बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। दो मेजर चीजें जो तुम्हारी याद रखने वाली हैं कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स भी बेसिक स्ट्रक्चर है और प्रीएम्बल भी बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रीएम्बल में से वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वही वो हिंदू राष्ट्र वाला अगर मैं एग्जांपल लूं वापस, तुम अमेंड करके सेक्युलर वर्ड ही हटा दो, हो गया काम खत्म। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकते ना तुम। ये कितना भी बोल रहे हैं RSS है, ये है हिंदू राष्ट्र, नहीं बना सकते, बेसिक स्ट्रक्चर है वो। या तो तुम पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, संविधान ही बदल दो देश का, तब जाके कुछ हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दो चीजें तुम्हारी याद रखने की, एक प्रीएम्बल, एक फंडामेंटल राइट्स। दीज टू आर एटलीस्ट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, हाँ भैया। अब बचा है आर्टिकल 14, तो इसको हम करेंगे कल, जो कि है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। उसके बाद से हमारी कोर फंडामेंटल राइट्स चालू हो जाएंगी, राइट टू ये, राइट टू वो। ठीक है, तो डिटेल में भी करना है भैया?